गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम अपने जो उद्यमिता विकास सब्जेक्ट है उसके चैप्टर 4 लघु उद्योगों का नियोजन या प्लानिंग ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी प्लानिंग के, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग और आपका जो देखा हमने स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, तो डिफरेंट स्टेप्स जो थे 10-12 हमने उनके बारे में पढ़ा। अब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है वो है टेक्निकल डायमेंशंस ऑफ इंटरप्राइजेज, कि किसी भी उपक्रम के लिए उसकी तकनीकी आयाम क्या है या उसके तकनीकी दृष्टिकोण कैसा है। यदि कोई व्यापार है, कोई व्यवसाय है, कोई उद्योग है, तो उसका जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है या जो उसके टेक्निकल डायमेंशंस हैं वो कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, तो क्या क्या टेक्निकल डायमेंशंस होने चाहिए किसी भी उपक्रम, किसी भी उद्योग, किसी व्यापार के लिए, उसको हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टेक्निकल डायमेंशंस ऑफ इंटरप्राइजेज, उपक्रम के तकनीकी आयाम या दृष्टिकोण, या किसी उपक्रम को स्थापित करने के लिए उनमें क्या क्या टेक्निकल डायमेंशंस होने चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो किसी भी उपक्रम की सफलतापूर्वक स्थापना एवं संचालन निम्नलिखित टेक्निकल डायमेंशंस या तकनीकी आयाम के द्वारा किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है भौगोलिक परिस्थितियां, जिसको हम कहेंगे जियोग्राफिकल कंडीशंस। तो किन्हीं विशेष उत्पादों के सफलतापूर्वक संचालन हेतु भौगोलिक परिस्थितियों का अनुकूल होना आवश्यक है। जैसे सूत के धागे की गठाई व मजबूती के लिए जलवायु में नमी का होना आवश्यक है। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल था इसमें। उसी प्रकार यदि मैं बोलूं तो जैसे सूत जो कपड़ा बनाने के काम आता है, तो आप ये देखोगे कि जो भी कपड़े बनाने की मोस्टली फैक्ट्रियां हैं वो ऐसे जगह पर स्थापित की गई हैं, इंस्टॉल की गई हैं जहां पर उनको नमी, जहाँ पे नमी की मात्रा, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो जो मुंबई है, सूरत है, अहमदाबाद है, ये जो भी शहर हैं, ये सभी शहर क्या हैं, आपके समुद्र के किनारे या समुद्र के लगभग पास में हैं, जिससे उस क्षेत्र के जो वातावरण है उसमें क्या रहती है, नमी रहती है। इसी कारण यहाँ सूती वस्त्र उद्योग जो है उसके बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में लगाया गया है। अतः उत्पाद की प्रकृति के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब यदि हम अपने यहाँ लोकल पे ही बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या होता है कि वनोपज की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मतलब वनों से बहुत सारे हमें उत्पाद मिलते हैं। जैसे यहाँ बहुतायत में क्या मिलता है, आपको इमली मिलता है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा इमली का मंडी है, इमली यहाँ बहुत होती है। उसके अलावा यहाँ पर जो आप लोग जो बहुत यहाँ का फेमस ड्रिंक है सल्फी, वो सिर्फ इस बस्तर रीजन पर ही मिलता है, बाहर कहीं नहीं मिलता। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हर जगह के जलवायु के हिसाब से वहाँ पर मिलती हैं। जैसे आप देखोगे केरल तरफ जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे आपको चाय के बागान मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको चाय के बागान बहुत याद मात्रा में मिलेंगे। यदि आप ऊपर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर ठंड के हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली चीज़ें मिलती हैं। तो जियोग्राफिकल कंडीशंस जो होता है वो किसी भी व्यवसाय व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना। तो जिन स्थानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होती है उन स्थानों पर उद्योगों का संचालन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अतः स्थल चयन पूर्व
अधोसंरचना पर भी ध्यान दिया जाता है। विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर के निम्नलिखित तत्व होते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अधोसंरचना, मतलब आप जहाँ पे उद्योग लगाना चाहते हो, जो व्यवसाय जिस स्थान पे करना चाहते हो, वो स्थान डेवलप्ड है कि नहीं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ है कि नहीं, क्योंकि विकसित जगहों पर ही, विकसित क्षेत्रों पर ही उद्योगों का विकास हो सकता है। अविकसित क्षेत्रों पे उद्योग लगाने पर वहाँ पर उनका विकास तीव्रता से नहीं होगा। तो किसी भी किसी भी डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निम्नलिखित तत्व हैं। पहला तो समतल भूमि होना चाहिए, मतलब आप पहाड़ों पे उद्योग लगाओगे तो आपके उद्योग में कुछ नहीं हो सकता, आपको हमेशा मैदानी इलाकों में ही देखना मोस्टली उद्योग लगाए जाते हैं। दूसरा, औद्योगिक बस्तियों का होना, इंडस्ट्रियल स्टेट्स का होना, सड़कों व रेल लाइनों का होना, मतलब यातायात के साधन वहाँ पे होने चाहिए। संचार सुविधाओं का विस्तार, मतलब कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फ़ोन लाइन्स होने चाहिए, नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, पानी बिजली की उचित व्यवस्था, जो बेसिक नीड्स हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरा है टेक्निकल बिहेवियर, तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन। तो क्या स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित इकाई तकनीकी रूप से व्यवहार है, इस बात पर विशेष बल दिया जाता है। उपक्रम की सफलता के लिए परियोजना का तकनीकी, आर्थिक एवं वित्तीय विश्लेषण करने के पश्चात व्यवहारिक आकलन करके ही परियोजना का क्रियान्वयन किया जाता है। चौथा है मशीनें व कच्चा माल, मतलब मशीनें और रॉ मटेरियल्स। तो उपक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है कि मशीनें उच्च गुणवत्ता की व टिकाऊ हों तथा इकाई में प्रयुक्त होने वाला रॉ मटेरियल भी उच्च क्वालिटी का हो। इससे आरंभ में उत्पादन लागत अधिक अवश्य होती है, किंतु आने वाले समय में इसका लाभ मिलता है। अतः मशीनों एवं रॉ मटेरियल की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका उत्पादकता एवं किस्म प्रमाप। तो किसी भी परियोजना, किसी भी व्यवसाय, उद्योग या किसी भी उपक्रम के कुशल परिचालन करने हेतु प्रमाणित उत्पादन प्राप्त करने और लागतों पर नियंत्रण रखने के लिए पहले उत्पादन के प्रारूपों एवं मानदंडों का निर्धारण कर लिया जाता है। मतलब यदि आपको अपना बिजनेस चलाना है, बहुत अच्छे से चलाना है, उसमें मतलब सर्टिफाइड प्रोडक्शन आपको प्राप्त करना है और साथ ही साथ अपने कॉस्ट पर भी कंट्रोल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग्स होना चाहिए, जो उनके टर्म्स कंडीशन है उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। वस्तुओं की बेहतर किस्म प्राप्त करने के तथा किस्म का निश्चित स्तर बनाए रखने के लिए किस्म प्रमापों का निर्धारण पहले से ही कर लिया जाना चाहिए। और आखिरी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। सम विच्छेद बिंदु मतलब उस मात्रा को प्रदर्शित करता है जहां व्यवसाय में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। मतलब एक न्यूट्रल पॉइंट होता है जहां पे आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना आपको अर्निंग हो रही है, तो मतलब आप एक ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं। यदि उससे ज़्यादा अर्निंग हो रही है तो आप प्रॉफिट में हैं, यदि उससे कम अर्निंग हो रही है तो आप लॉस में हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो सम विच्छेद बिंदु उत्पादन की उस मात्रा को प्रदर्शित करता है जहां व्यवसाय में न लाभ होता है और न हानि। इस बिंदु पर कुल लागत तथा कुल आगम एक समान होता है, मतलब जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है और जितना भी आपका आउटपुट आपको मिल रहा है वो इक्वल होता है। इसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्योग में कम से कम कितना उत्पादन हो ताकि ना लाभ हो और ना ही हानि। मतलब हम कोई भी उद्योग लगा रहे हैं और उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम प्रोडक्शन में आपने जो भी इन्वेस्ट किया है तो कितना मैं प्रोडक्शन करूं कि मेरे इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए, मतलब ना लाभ हो ना मुझे हानि। यदि मैं उस पॉइंट से ऊपर जाता हूँ तो मुझे लाभ होगा, उस पॉइंट से कम रहता हूँ तो मुझे हानि होगी। तो इस बिंदु से ऊपर जितना अधिक उत्पादन होगा उद्योग को उतना ही अधिक लाभ भी होगा। अतः इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि उत्पादन इस बिंदु से अधिक ही हो। यदि परियोजना प्रतिवेदन में, यदि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ब्रेक इवन पॉइंट का उल्लेख ना किया जाए तो बिजनेसमैन को इस बात की जानकारी नहीं हो पाएगी कि जो आपका शून्य लाभ या शून्य हानि के लिए कम से कम कितना उत्पादन करना चाहिए। मतलब
न्यूट्रल पॉइंट, ना लाभ हो ना हानि, उसके लिए हमें कितना प्रोटेक्शन करना होगा ये उसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। यह जानकारी ना होने पे उद्यम या बिजनेसमैन के असफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सम विच्छेद बिंदु के उल्लेख न होने पर उत्पादन व बिक्री को बढ़ाने के लिए ना तो उद्यमी सचेत हो पाएगा और ना ही तदनुसार प्रयास कर पाएगा। शून्य लाभ या शून्य हानि की स्थिति ज्ञात न होने पर वह अपने उद्यम में कार्यरत कर्मचारियों व कारीगरों को वांछित उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए किसी भी बिजनेस के लिए उसका ब्रेक इवन पॉइंट या सम विच्छेद बिंदु पता होना चाहिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो एक सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला है वो है ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी इज इक्वल्स टू स्थायी लागत फिक्स्ड कैपिटल जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है डिवाइडेड बाय प्रति इकाई विक्रय मूल्य पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस प्रति इकाई परिवर्ती लागत पर यूनिट वेरिएशन कॉस्ट। तो स्थायी लागत से आशय है, तो यहाँ पर जो स्थायी लागत है जो फिक्स्ड कैपिटल है उससे यदि हम बात करें उसकी मीनिंग है कि उन तत्वों से है जिन पर उत्पादन कार्यालय स्टाफ ड्राइवर चौकीदार का वेतन पूंजी पर ब्याज मूल्य ह्रास बीमा भवन का किराया इत्यादि सारी चीजें उसमें जुड़ी होती हैं। परिवर्ती लागत वह लागत है जो उत्पादन के परिणाम के अनुसार प्रत्यक्षतः परिवर्तित हो जाती है, जैसे रॉ मटेरियल डायरेक्ट श्रम ऊर्जा खपत ईंधन पैकेजिंग खर्च इत्यादि। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? परिवर्ती लागत के अंतर्गत आते हैं। तो स्थायी लागत कुल लागत में से घटकर ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर ये जो मुख्यतः 6 पॉइंट हैं ये तकनीकी आयाम या तकनीकी दृष्टिकोण या टेक्निकल डायमेंशन है किसी भी उपक्रम को स्थापित करने के लिए। जैसे सबसे पहला है भौगोलिक परिस्थितियां, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन, चौथा है मशीनें व रॉ मटेरियल, पांचवा है प्रोडक्शन एवं कृत्रिम प्रमाप और छठवां जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट। तो इन 6 पॉइंट की मदद से हम किसी भी उपक्रम की स्थापना कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका मार्केट सर्वे, बाजार सर्वेक्षण। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मार्केट सर्वे क्या होता है, बाजार सर्वेक्षण क्या होता है। जैसे आप ही आजकल बहुत सारे आप लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, तो क्या होता है ऑनलाइन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। यदि आपको मोबाइल लेना है तो क्या होगा कि दसों कंपनियों के डिफरेंट मॉडल या डिफरेंट किस्म के मोबाइल आपको ऑनलाइन दिखने लगेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि आपको क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, उनको आप कंपेयर करके उनको स्टडी करके आप अपने लिए जो भी सूटेबल मोबाइल फ़ोन होगा वो आप खरीदते हो। उसी प्रकार जब तक ऑनलाइन नहीं आया था तो पहले क्या करते थे कि लोकल मार्केट में आदमी जाता था, वो एक दुकान दो दुकान तीन दुकान में घूम के वही सामान वही चीज़ के बारे में सर्वे करता था, उसके रेट के बारे में जानकारी लेता था, उसके मटेरियल उसके जो भी क्वालिटी है उसके बारे में जानकारी लेता था और जहाँ पे उसको अच्छी क्वालिटी और जो रेट में सस्ता होता था वो मिलता था उस जगह से वो परचेजेस कर लेता था। तो मतलब मार्केट में घूमकर किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके प्राइस उसके स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करना, मार्केट में क्या ज़रूरत है क्या चीज़ की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेना मार्केट सर्वे कहलाता है या बाजार सर्वेक्षण कहलाता है। तो जो मार्केट सर्वे है या जो बाजार सर्वेक्षण है, मार्केट सर्वे या एनालिसिस एक व्यापक शब्द है जिसके अनेक उद्देश्य होते हैं। मार्केट सर्वे को सही रूप से यदि हम बताएं, संकलित करने के लिए इसके द्वारा ठीक ठाक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि इसे सुनियोजित एवं वैज्ञानिक ढंग से संपन्न किया जाए। उत्पादित किए जाने वाली वस्तु की बाजार से संबंधित जानकारियां जैसे वस्तु की मांग तथा पूर्ति, उत्पादन में रत उद्योग, पूर्तिकर्ताओं की संख्या, वस्तु का मूल्य, प्रतियोगिता का स्तर,
विक्रय काल साल भर अथवा मौसमी किस समय में उसका सेलिंग ज़्यादा होता है, एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना ही बाजार सर्वेक्षण कहलाता है। मतलब जो भी आप जैसे व्यवसायी हो, आपने कोई उद्योग लगाया और आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, तो जो उस प्रोडक्शन वस्तु का बाजार में क्या ज़रूरत है, कितनी आवश्यकता है, किस समय उसकी बिक्री सबसे ज़्यादा होती है, मतलब और किस चीज़ से उसकी प्रतियोगिता है ना, इन सारी चीज़ों का विश्लेषण करना, इनके आंकड़े को प्राप्त करके उनका एनालाइज करना, कंपेयर करना ही बाजार सर्वेक्षण कहलाता है। बाजार सर्वेक्षण की आवश्यकता उद्योग के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में समझी जाती है। यही कारण है कि सर्वेक्षण शब्द औद्योगिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी नए उद्योगपति को जबकि वह अपने उद्योग की रूपरेखा बना रहा होता है या फिर कच्चे माल का अनुमान कर रहा होता है अथवा वस्तु की मांग और पूर्ति के बारे में अपनी योजना को रूप दे रहा होता है, तब बाजार सर्वेक्षण का एक विचार उसके मस्तिष्क में आता है। इसी प्रकार बाजार सर्वेक्षण उत्पादन, वस्तु की मांग और पूर्ति, उपभोक्ता के व्यवहार, विक्रय प्रणाली के माध्यम तथा वस्तु को उत्तरोत्तर लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञापन के इरादे तय करने में योगदान देते हैं। तो सर्वे का अर्थ है सर्वांगीण विचार, सभी फील्ड में सभी तरफ उनको एनालाइज करना, उनके बारे में सोचना कि हमें क्या करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, उसकी पूर्ति के लिए धन, मानव शक्ति, मशीनरी, रॉ मटेरियल, कार्यकुशलता की तकनीक, समय की पाबंदी, इन सब संसाधनों की पूर्ति कैसे, कहाँ से, कब तक होगी और विक्रय कैसे करेंगे, इसकी स्पष्ट रूपरेखा मन में बनाना ही सर्वेक्षण कहलाता है। क्लियर है कि मार्केट सर्वे क्या है? मतलब मार्केट में अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसको कब लॉन्च करना है, कहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, किस समय ज़रूरत है, किस वर्ग में इसकी ज़रूरत है ना, तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पर बताना ही मार्केट सर्वे है। तो मार्केट सर्वे दो प्रकार का होता है, पूर्व बाजार सर्वेक्षण और पश्चात बाजार सर्वेक्षण। मतलब किसी प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे हो तो उस लॉन्च के पहले जो भी एनालाइज या विश्लेषण है वो पूर्व मार्केट सर्वे कहलाता है, और प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद जब आप उसके रिस्पांस को लेते हो कि क्या उसमें कमी है, क्या और उसमें लोग सुधार कार्य चाहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका पोस्ट मार्केट सर्वे कहलाता है। तो प्री मार्केट सर्वे में उत्पाद बनाने से पहले बाजार के बारे में जानकारी ली जाती है, जैसे किस उत्पाद को बनाना जाना चाहिए, कितनी मात्रा में, उसकी किस मूल्य, ग्राहकों की पसंद, प्रतिद्वंदी उत्पाद, सर्वश्रेष्ठ बाजार, विक्रय के तरीके, विक्रय श्रेष्ठ, विज्ञापन, उत्पाद का रंग आदि आते हैं। जबकि पोस्ट मार्केट सर्वे में उत्पाद को बाजार में लाने व विक्रय के पश्चात उत्पाद के बारे में व्यक्तियों की राय, उपभोक्ता का विचार, रिस्पॉन्स, उपभोक्ता क्या नयापन उस उत्पाद में चाहते हैं, उपभोक्ता उत्पाद से संतुष्ट हैं या नहीं, प्रमुख सूचनाओं को एकत्रित करना, उत्पाद की किस्म में बदलाव का पता लगाना, मार्केटिंग व सेलिंग के तरीके में बदलाव की जानकारी लेना आदि बातें आती हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, मार्केट सर्वे कहलाते हैं। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सर्वे, कि बाजार सर्वेक्षण का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है, किसी भी बिजनेस में मार्केट सर्वे का क्या महत्व है। तो आज के युग में बाजार सर्वेक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रबंध के हाथों, मैनेजमेंट के हाथों में एक ऐसा महत्वपूर्ण हथियार है जिसके द्वारा यह बाजार की जटिल समस्याओं का सरलता से समाधान करके न केवल आधुनिक कटु प्रतियोगिता का सामना कर सकता है, साथ ही विक्रय की मात्रा में भी पर्याप्त वृद्धि कर सकता है। बाजार सर्वेक्षण में निम्नलिखित लाभ अथवा महत्व हैं। पहला, नए नए अवसरों एवं बाजारों की खोज करना। तो बाजार सर्वेक्षण के अंतर्गत नए बाजारों का सर्वेक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार नए नए अवसरों का पता लगाकर विक्रय में वृद्धि
की जा सकती है। दूसरा, प्रतियोगिता का सामना करने में सहायक होना। बाजार सर्वेक्षण की सहायता से प्रतियोगियों तथा उनके तरीकों, व्यू रचनाओं आदि के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा उनका सामना किया जा सकता है। तीसरा, विक्रय में वृद्धि करना। बाजार सर्वेक्षण द्वारा उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं, बाजार की प्रकृति तथा प्रतियोगिताओं की क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके विक्रय में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। चौथा, उपभोक्ता संतुष्टि। बाजार व्यवस्था की सफलता अथवा असफलता का प्रमुख मापदंड उपभोक्ता की संतुष्टि है। बाजार सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना है। स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं को उत्पाद का उपभोग करने से जितनी अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, बाजार का क्षेत्र उतना ही अधिक व्यापक होता जाएगा। वस्तुओं की किस्म में सुधार करना। तो बाजार सर्वेक्षण के माध्यम से एक उद्यमी अथवा निर्माता को इस बात का पता लगता है कि ग्राहक कैसी वस्तुएं पसंद करते हैं तथा उसकी वस्तु से उसकी संतुष्टि होती है या नहीं। यदि संतुष्टि नहीं होती तो वस्तु की किस्म में आवश्यक सुधार करके उसे और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। छठवां है भावी पूर्वानुमान में सहायक। यहाँ पर बाजार सर्वेक्षण द्वारा भूतकालीन बिक्री का विश्लेषण करके तथा वर्तमान बाजार की स्थिति का अध्ययन करके भावी मांग का अनुमान लगाया जा सकता है। वस्तु की स्थिति कैसी है, भावी स्पर्धा की स्थिति क्या होती है तथा भावी विक्रय की संभावनाएं क्या हैं आदि कार्यों में बाजार सर्वेक्षण बहुत ही सहायक होता है। मूल्य निर्धारण में सुविधा। बाजार सर्वेक्षण के द्वारा बाजार मूल्यों, ग्राहक को स्वीकार मूल्य और ग्राहकों की मूल्य वृद्धि के प्रति प्रतिक्रिया, स्थापन्य वस्तुओं के मूल्य आदि का अध्ययन किया जा सकता है। और आखिरी है ग्राहक की प्राथमिकताओं में परिवर्तन की जानकारी। तो बाजार सर्वेक्षण के द्वारा एक उद्यमी समय समय पर इस बात की जानकारी प्राप्त करता रहता है कि किसी विशिष्ट वस्तु की किस्म, रंग, डिजाइन, पसंद, पैकिंग, रूप, उपयोगिता आदि के संबंध में ग्राहकों की प्राथमिकताओं में परिवर्तन हुआ है या नहीं। यदि हुआ है तो किस सीमा तक हुआ है, इसके अनुसार वो अपने भावी उत्पाद के लिए योजना तैयार कर सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं किसी भी बाजार सर्वेक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इन सारी चीज़ों की मदद से हम मार्केट सर्वे करके अपने प्रोडक्ट के, अपने उत्पाद की उत्पादकता और खपत को बढ़ा सकते हैं। तो आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। यदि आज की क्लास में किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप गूगल क्लास में क्लास के माध्यम से आप अपने सारे डाउट मुझसे पूछ सकते हैं और वहां हम आपसी डिस्कशन के द्वारा उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। होप सो आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।